पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के कारण हुई जानहानि को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा हरदा जिले में संचालित अन्य पटाखा फैक्ट्रियों को शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन एवं मापदंडों के अनुरूप न होने पर तत्काल प्रभाव से सील किया गया। कलेक्टर रोहित सिसोदिया ने बताया कि जो पटाखा फैक्ट्री सील की गई उनमें ग्राम कुंजर गांव में लाइसेंसी प्रदीप अग्रवाल की 2 पटाखा फैक्ट्री नायब तहसीलदार हंडिया द्वारा सील कर दी गई। इसके अलावा रेटाखुर्द में लाइसेंसी गुलाम हुसैन, निजामुद्दीन और उमर दराज की कुल 3 फैक्ट्री एक ही परिसर में स्थित होने से सील की गई। रेटाखुर्द में लाइसेंसी सोमेश अग्रवाल के खुले में स्थित फैक्ट्री में पटाखे सूखने के लिए रखे थे, जिन्हें फायर ब्रिगेड के माध्यम से गीला कर नष्ट किया गया। इसके अलावा सिराली तहसील के ग्राम पिपल पानी स्थित 2 पटाखा फैक्ट्री भी सील की गई। उल्लेखनीय है कि ग्राम बैरागढ़ में लाइसेंसी राजेश अग्रवाल और सुमेश अग्रवाल की 2 पटाखा फैक्ट्री गत दिन हुए विस्फोट के दौरान पूर्णतः नष्ट हो चुकी है। हरदा कलेक्टर रोहित सिसोदिया ने हरदा शहर के निकट बैरागढ़ में स्थित पटाखा फैक्ट्री में गत दिनों हुई दुर्घटना के बाद घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्र में हुए नुकसान के आकलन के लिए दल गठित किया है। इस दल का नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर डॉक्टर नागार्जुन बिगौड़ा को बनाया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरदा केसी पर्टे को दल प्रभारी नियुक्त किया गया, जबकि तहसीलदार हरदा श्रीमती लवीना गांधी और नायब तहसीलदार सुश्री रूपकला परमार को दल में सदस्य नियुक्त किया गया। कलेक्टर रोहित सिसोदिया ने बताया कि इस दल को घटनास्थल पर अपने अधीनस्थ अमले के साथ उनके मौके पर हुए नुकसान का सर्वे कार्य कराकर तत्काल रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। हरदा कलेक्टर रोहित सिसोदिया ने बैरागढ़ में पटाखा फैक्ट्री में गत दिनों हुई अग्नि दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर HP सिंह को घटनास्थल के पास अस्थायी स्वास्थ्य शिविर लगाकर जरूरतमंद नागरिकों का उपचार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर रोहित सिसोदिया ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि दुर्घटना में घायलों सहित अन्य नागरिकों के उपचार के लिए मगरधा रोड हरदा स्थित दयोदय गौशाला में मेडिकल टीम के साथ एक अस्थायी स्वास्थ्य शिविर लगाना सुनिश्चित करें, जिससे कि घायलों का उपचार हो सके। हरदा कलेक्टर रोहित सिसोदिया ने बैरागढ़ हरदा में पटाखा फैक्ट्री में गत दिवस हुई अग्नि दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए महाप्रबंधक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को निर्देश दिए हैं कि दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था बहाल कराएं। उन्होंने नागरिकों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए कार्य तत्काल कराने के निर्देश दिए। हरदा कलेक्टर रोहित सिसोदिया ने बैरागढ़ हरदा में पटाखा फैक्ट्री में अग्नि दुर्घटना प्रभावित परिवारों के रहवास के लिए तत्काल व्यवस्था कराने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरदा एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरदा को दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया कि दुर्घटना प्रभावित परिवारों के अस्थायी रहवास के लिए किसी धर्मशाला यानी किसी शासकीय भवन में व्यवस्था करें और पीड़ित परिवारों के भोजन के लिए भी संपूर्ण व्यवस्था की जाए। उन्होंने अस्थायी रहवास स्थल पर पीड़ित परिवारों की मदद के लिए शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर रोहित सिसोदिया ने कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग तथा जिला सेनानी होमगार्ड को दुर्घटना प्रभावित स्थल के समतलीकरण और आसपास क्षतिग्रस्त हुए मकानों के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए। मंगलवार को बैरागढ़ की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के कारण हुई जानहानि को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा हरदा जिले में संचालित अन्य पटाखा फैक्ट्रियों को शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन एवं मापदंडों के अनुरूप न होने पर तत्काल प्रभाव से सील किया गया। कलेक्टर रोहित सिसोदिया ने बताया कि जो पटाखा फैक्ट्री सील की गई उनमें ग्राम कुंजर गांव में लाइसेंसी प्रदीप अग्रवाल की 2 पटाखा फैक्ट्री नायब तहसीलदार हंडिया द्वारा सील कर दी गई। इसके अलावा रेटाखुर्द में लाइसेंसी गुलाम हुसैन, निजामुद्दीन और उमर दराज की कुल 3 फैक्ट्री एक ही परिसर में स्थित होने से सील की गई। रेटाखुर्द में ही लाइसेंसी सोमेश अग्रवाल के खुले में स्थित फैक्ट्री में पटाखे सूखने के लिए रखे थे, जिन्हें फायर ब्रिगेड के माध्यम से गीला कर नष्ट किया गया। इसके अलावा सिराली तहसील के ग्राम पिपल पानी स्थित 2 पटाखा फैक्ट्री भी सील की गई। उल्लेखनीय है कि ग्राम बैरागढ़ में लाइसेंसी राजेश अग्रवाल और सुमेश अग्रवाल की 2 मध्य प्रदेश में हरदा में 106 फरवरी को राजेश अग्रवाल राजू सेठ की पटाखा फैक्ट्री में भयंकर ब्लास्ट हुआ, जिससे हरदा नगर में अफरा तफरी मच गई। इस ब्लास्ट से निकली तेज गर्जना की गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। इस घटना को लेकर भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने गहरा दुख जताया है। घटना के अगले दिन एमपी के सीएम डॉक्टर मोहन सिंह यादव ने हरदा ब्लास्ट मामले को लेकर दौरा किया। उनके जाते ही हरदा कलेक्टर ऋषि गर्ग और एसपी संजीव कंचन को हटा दिया गया।
आदित्य सिंह जो कि 2014 बैच के आईएएस अधिकारी, उन्हें हरदा कलेक्टर का दायित्व दिया गया। अभिनय चौकसे जो कि 2018 बैच के आईपीएस अधिकारी, उन्हें हरदा पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई। मंगलवार को बैरागढ़ की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट के कारण हुई जानहानि को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा हरदा जिले में संचालित अन्य पटाखा फैक्ट्रियों को शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के पालन एवं मापदंडों के अनुरूप न होने पर तत्काल प्रभाव से सील किया गया। कलेक्टर रोहित सिसोनिया ने बताया कि जो पटाखा फैक्ट्री सील की गई उनमें ग्राम कुंजर गांव में लाइसेंसी प्रदीप अग्रवाल की 2 पटाखा फैक्ट्री नायब तहसीलदार हंडिया द्वारा सील कर दी गई। इसके अलावा रहटा खुर्द में लाइसेंसी गुलाम हुसैन, निजामुद्दीन और उमर दराज की कुल 3 फैक्ट्री एक ही परिसर में स्थित होने से सील की गई। रहटा खुर्द में ही लाइसेंसी सोमेश अग्रवाल की खुले में स्थित फैक्ट्री में पटाखे सूखने के लिए रखे थे, जिन्हें फायर ब्रिगेड के माध्यम से गीला कर नष्ट किया गया। इसके अलावा सिराली तहसील के ग्राम पिपल पानी स्थित 2 पटाखा फैक्ट्री भी सील की गई। उल्लेखनीय है कि ग्राम बैरागढ़ में लाइसेंसी राजेश अग्रवाल और सोमेश अग्रवाल की 2 पटाखा फैक्ट्री गत दिन हुए विस्फोट के दौरान पूर्णतः नष्ट हो चुकी है। हरदा कलेक्टर रोहित सिसोनिया ने हरदा शहर के निकट बैरागढ़ में स्थित पटाखा फैक्ट्री में गत दिनों हुई दुर्घटना के बाद घटनास्थल एवं आसपास के क्षेत्र में हुए नुकसान के आकलन के लिए दल गठित किया है। इस दल का नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर डॉक्टर नागार्जुन बी गौड़ा को बनाया गया। अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरदा केसी परते को दल प्रभारी नियुक्त किया गया, जबकि तहसीलदार हरदा श्रीमती लवीना घाघरे और नायब तहसीलदार सुश्री रूपकला परमार को दल में सदस्य नियुक्त किया गया। कलेक्टर रोहित सिसोनिया ने बताया कि इस दल को घटनास्थल पर अपने अधीनस्थ अमले के साथ उनके मौके पर हुए नुकसानी का सर्वे कार्य कराकर तत्काल रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए। हरदा कलेक्टर रोहित सिसोनिया ने बैरागढ़ में पटाखा फैक्ट्री में गत दिनों हुई अग्नि दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एचपी सिंह को घटनास्थल के पास अस्थायी स्वास्थ्य शिविर लगाकर जरूरतमंद नागरिकों का उपचार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर रोहित सिसोनिया ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि दुर्घटना में घायलों सहित अन्य नागरिकों के उपचार के लिए मगरधा रोड हरदा स्थित दयोदय गौशाला में मेडिकल टीम के साथ एक अस्थायी स्वास्थ्य शिविर लगाना सुनिश्चित करें, जिससे कि घायलों का उपचार हो सके। हरदा कलेक्टर रोहित सिसोनिया ने बैरागढ़ हरदा में पटाखा फैक्ट्री में गत दिवस हुई अग्नि दुर्घटना को ध्यान में रखते हुए महाप्रबंधक मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को निर्देश दिए हैं कि दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था बहाल कराएं। उन्होंने नागरिकों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए ये कार्य तत्काल कराने के निर्देश दिए। हरदा कलेक्टर रोहित सिसोनिया ने बैरागढ़ हरदा में पटाखा फैक्ट्री में अग्नि दुर्घटना प्रभावित परिवारों के रहवास के लिए तत्काल व्यवस्था कराने के निर्देश अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरदा एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी हरदा को दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि दुर्घटना प्रभावित परिवारों के अस्थायी रहवास के लिए किसी धर्मशाला यानी किसी शासकीय भवन में व्यवस्था करें और पीड़ित परिवारों के भोजन के लिए भी संपूर्ण व्यवस्था की जाए। उन्होंने अस्थायी रहवास स्थल पर पीड़ित परिवारों की मदद के लिए शासकीय कर्मचारियों की ड्यूटी लगाने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर रोहित सिसोनिया ने कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग तथा जिला सेनानी होमगार्ड को दुर्घटना प्रभावित स्थल के समतलीकरण और आसपास क्षतिग्रस्त हुए मकानों के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश भी दिए। हरदा से सैयद महमूद अली चिश्ती की रिपोर्ट। वरिष्ठ पत्रकार नाइमा और उनके पुत्रों पर जानलेवा हमला करने वालों पर धारा बढ़ाने और झूठा प्रकरण हटाने की मांग। सरदारपुर में राजोद के वरिष्ठ पत्रकार नंदराम नाइमा और उनके पुत्रों पर जानलेवा हमला करने वालों पर धारा बढ़ाने तथा झूठा प्रकरण हटाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम एसडीओपी आशुतोष पटेल को सरदारपुर तहसील के पत्रकारों द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। पत्रकारों द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि राजोद के वरिष्ठ पत्रकार नंदराम नाइमा और उनके 2 पुत्रों के साथ उनके ही पड़ोसियों ने 3 फरवरी 2024 को जानलेवा हमला किया। नाइमा का राजोद बस स्टैंड पर मकान है, जहां पर पड़ोसी बनवारी लाल धाकड़ अपना मकान तहसील के बाहर बनाकर अतिक्रमण कर लिया, जिससे नाइमा के घर में आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया। इस घटना पर नाइमा ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को आवेदन देकर अतिक्रमण हटाने की गुहार लगाई थी तथा राजोद थाने पर भी आवेदन दिया था। वह जब नवारी धाकड़ के परिवार ने नाइमा के दरवाजे से सच कर दीवार बनाने लगा तो नाइमा एवं उनके पुत्रों ने हमसे ऐसा करने से मना किया, तो लोहे के रॉड से नाइमा एवं उनके पुत्र ज्ञापन दिया है। किस संबंध में दिया है? आज पत्रकारों ने राजोद के वरिष्ठ पत्रकार नंदराम नाइमा पर प्राणघातक हमला हुआ है, इसके लिए पत्रकारों ने ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के। ठीक है।
भारत यात्रा पर निकला युवक पहुंचा कामत, पौधा लगाकर दिया पर्यावरण बचाने का संदेश। खबर बैतूल जिले के मुल्ताई से नगर से सटी हुई ग्राम पंचायत कामत में गुरुवार असम सिलचर से साइकिल लेकर भारत यात्रा पर निकले युवक का आगमन हुआ। युवक लेटोन ने बताया कि वो सेव ट्री एंड सेव वाटर अभियान को लेकर साइकिल से भारत यात्रा कर रहा है। उसका भारत यात्रा का मुख्य उद्देश्य पेड़ और पानी बचाने का संदेश देना है। युवक ने बताया कि 10 साल पहले जो मौसम हुआ करता था आज वो मौसम नहीं है। आने वाले 10 साल बाद इस मौसम में और परिवर्तन होगा। यदि हमने पेड़ों की अंधाधुंध कटाई और पानी की बर्बादी नहीं रोकी तो इसके गंभीर दुष्परिणाम हमें झेलने पड़ेंगे। उन्होंने कामत और मुल्ताई वासियों को पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए कामत पंचायत में पौधारोपण भी किया। इस दौरान युवा समाज सेवी जीतू डहारे, सुरेंद्र बोरबन सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। मुल्ताई से मोहम्मद अफसर खान की रिपोर्ट। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम लिटन नमोजद है। कहाँ से हैं आप? मैं कासर असम सिलचर से। ये इस उद्देश्य को लेके ये यात्रा कर रहे हैं और इसका क्या मेरा मोटिव है सेफ्टी एंड सेव वाटर। देखिए आज से 10 साल पहले जब मौसम था अभी नहीं है। अभी जब मौसम है 10 साल के बाद अभी नहीं रहेगा, क्योंकि हर आदमी पेड़ काट रहा है, कोई लगा नहीं रहा है। तो मेरा ही मैसेज है, पेड़ लगाइए, पेड़ बचाइए, पानी को भी सेव कीजिए जितना हो सके, क्योंकि हर जगह पे बहुत सारा जगह पे पानी पीने का पानी नहीं मिलता है। अभी कितने किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है? अभी मेरा लगभग 6000 प्लस हो गया। 60,000 किलोमीटर? 6000। अभी यहाँ से कहाँ जाओगे आप? अभी यहाँ से जाऊँगा मथुरा वृंदावन। ये यात्रा आपने कब स्टार्ट की थी? 2 नवंबर 2023। ये कब समाप्त होगी आपकी यात्रा? मेरा 2 साल कब समाप्त होगा तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मेरा टारगेट 2 साल का है। 2 साल में करीब। तो ये आपको इसका मोटिवेशन कहाँ से आया? कहाँ से आपको ये ऐसा लगा कि मुझे ये यात्रा करनी चाहिए? क्योंकि अभी यही तो बदल क्योंकि हर आदमी पेड़ काटा है। मैं देख रहा हूँ हर जगह पे पानी का संकट होते जा रहा है, तो मैं सोचा था मैं क्यों ना एक मैसेज लेके, मेरा देखिए मेरा घूमने भी हो रहा है, मेरा हर जगह पे मेरा तीर्थ स्थान भी दर्शन भी हो रहा है, मेरा मैसेज भी लोगों तक पहुँच रहा है। आप अकेले ये यात्रा कर रहे हैं पूरी? कैसे आप पूरी यात्रा करते हैं? साइकिल से? साइकिल से। तो और खाना वगैरह रुकना वगैरह कैसे होता है आपका? कोई जगह पे रुक सकते हो, पेट्रोल पंप, पुलिस स्टेशन, ढाबा, मंदिर। खाना तो मेरा सिलेंडर वगैरह साथ में है, तो सब साथ में लेके चल रहे हैं। कभी कभी मदद भी मिलता है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी आपको इस यात्रा में? अभी तक तो नहीं हुआ, नहीं आई। पता नहीं चलिए, क्या होगा, लेकिन अभी तक कोई नहीं। धन्यवाद। वाराणसी कृष्णा डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी ने हरे कृष्णा ज्वेलर्स वाराणसी के साथ जॉइंट वेंचर में इन स्टोर सहयोग में अपनी नई पहल की घोषणा की। वाराणसी शहर में हरे कृष्णा ज्वेलर्स के 6 चेन स्टोर आउटलेट वाले नेटवर्क के साथ कृष्णा का यह पहला रिटेल वेंचर है। उद्घाटन समारोह में कृष्णा के संस्थापक और प्रबंध निदेशक श्री घनश्याम ढोलकिया की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में मुख्य रूप से अधिष्ठाता संतोष कुमार अग्रवाल, हरे कृष्ण ज्वेलर्स, रंजना अग्रवाल, चेतना अग्रवाल, रौनक अग्रवाल, रूपिका अग्रवाल, कुमल अग्रवाल मौजूद रहे। घनश्याम ढोलकिया, कृष्णा डायमंड ज्वेलरी, हरे कृष्ण ग्रुप। आज किस तरह का टाई अप हुआ है कृष्णा, हरे कृष्ण ज्वेलर और कृष्णा के बीच? वैसे हमारा शॉप एंड शॉप कृष्णा ब्रांड जो आज की तारीख में इंडिया में करीबन 3000 शोरूम में मिलते हैं, जैसे हरे कृष्णा जेम्स और हरे कृष्णा एक्सपोर्ट। ये भगवान की कृपा होगा तभी दोनों का कोलैबोरेशन हुआ। तो डायमंड ज्वेलरी जो चाहिए वो हरे कृष्णा जेम्स में मिलेगा। कृष्णा ब्रांड की जो पूरे इंडिया में जो प्रोडक्ट मिलता है वो इधर भी प्रोडक्ट वो मिलेगा। हम एक्सक्लूसिवली वाराणसी के लिए ये हरे कृष्णा जेम्स को दिया हुआ है कि कृष्णा ब्रांड किसी को खरीदने का है तो एक्सक्लूसिव हरे कृष्णा जेम्स में मिलेंगे। हमारी डिजाइन बहुत सारी है, स्टार्टिंग प्राइस भी हमारी बेस्ट है, पर जो डिजाइन के बारे में सोचे तो बहुत यूनिकनेस की जो इधर का मार्केट जो चाहिए वो साथ में हमने कोलैबोरेशन किया हुआ है। तो सभी 6 स्टोर जो है हरे कृष्णा जेम्स का, वहाँ पे कृष्णा का सभी प्रोडक्ट मिलेगा। हरे कृष्णा ग्रुप, कृष्णा डायमंड ज्वेलरी और गोल्ड प्रोडक्ट भी है, वो भी प्रोडक्ट वहाँ पे मिलेगा। तो जो हरे कृष्णा जेम्स का गुडविल है, इतना सालों से जो गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी बेचे और आज के जो कंज्यूमर को आज की लेटेस्ट जो हरे कृष्णा एक्सपोर्ट है कृष्णा ब्रांड, जो करीबन 85 कंट्री में डायमंड का एक्सपोर्ट करते हैं और 49 कंट्री में ज्वेलरी का एक्सपोर्ट करते हैं। तो वो जो डिजाइन, वो जो क्वालिटी है, वो जो स्पेशलिटी है, वो आज से हरे कृष्णा जेम्स में मिलेगा। उसके लिए हमने 10 दिन का एग्जीबिशन रखा हुआ है, वो आज से स्टार्ट होगा। तो पूरा कंज्यूमर को पूरा डिस्ट्रिक्ट में
सभी को इधर डायमंड ज्वेलरी अवेलेबल अभी रहेगा। आपने बात करी थी कि जो ग्राहक जो खरीदी करेगा उसके नाम से एक पौधा लगाया जाएगा, हाँ, क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य ये है कि आज जो वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है, इंडिया में जो प्रॉब्लम है, वो एनवायरमेंट का प्रॉब्लम होने वाला है। तो हमारा हरिकृष्णा ग्रुप सालों से प्लांटेशन के लिए वर्क करे। हमने ये सोचा जो कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदेंगे उसके नाम से एक वाराणसी में पौधे डालेंगे और एक गरीब लोग को खाना खिलाएंगे, क्योंकि भगवान ने कुछ दिया हुआ है तो अच्छे आदमी को अच्छा काम करना चाहिए, उससे लोगों को प्रेरणा मिलेगा और गरीब लोग को खाना मिलेगा। और जो कंज्यूमर कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदेगा उसके मन में भाव होगा कि ये प्रोडक्ट खरीदता हो तो उसके नाम से एक पर्यावरण को भी बेनिफिट मिल रहा है। वो उद्देश्य से हमने सभी कंज्यूमर के नाम से एक पौधे डालेंगे। अपना परिचय पराग शाह, डायरेक्टर कृष्णा डायमंड ज्वेलरी। पराग की बात की जाए कृष्णा डायमंड ज्वेलरी का प्रदर्शन हुआ है क्या कहना, जैसे मैं आपको बताऊं कि कृष्णा डायमंड ज्वेलरी है वो हमने जब शुरू किया था तभी हमारा एक मकसद था कि हर घर कृष्णा। तो ये बहुत बड़ा मकसद जैसे घनश्याम ने बताया वो लेके चल रहे हैं कि जो डायमंड ज्वेलरी हमने देखा है कि सदियों से गोल्ड चलता आ रहा है, लेकिन जिस हिसाब से ट्रेंड चेंज हो रहा है, आज की जो फीमेल है उसकी रिक्वायरमेंट चेंज हो रही है, तो डायमंड की इच्छा बहुत है। तो इन सबको डायमंड पहना है और उन तक पहुँचे वो माध्यम से आज उनके साथ हमने कोलैबोरेशन किया है। और बात की जाए हरिकृष्ण ब्रदर्स में पूर्व में भी डायमंड और गोल्ड की ज्वेलरी अच्छी सेल होती है, ऐसे में कृष्णा की डायमंड का ऐसा एक्स्ट्रा है कि लोग उसको पसंद करें। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, सही है। क्या है कि अगर आज का जो जमाना देखे ट्रेंड चेंज हो रहा है, अगर आपने देखा कि लास्ट 10 साल और 5 साल में ट्रेंड काफ़ी चेंज हो चुका है। आज हर आदमी को ब्रांड चाहिए। कृष्णा वैसी पहली ब्रांड है जो 100% सर्टिफिकेशन ज्वेलरी देती है, क्योंकि डायमंड जब खरीदते हैं लोगों को पता नहीं चलता है कि वो सही है, असली है, कम ज़्यादा वाला दाम वाला है कि नहीं, लेकिन कृष्णा जो है वो थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट देती है। तो डायमंड का भी सर्टिफिकेट आता है, गोल्ड का भी हॉलमार्क आता है। और एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे दर्शकों से कि हॉलमार्क तो अभी भी गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रही है, लेकिन कृष्णा 2005 से जब भी हमने स्थापित किया उस दिन से 100% हॉलमार्क दे रहे हैं। तो ग्रुप की जो सोच है, हमारे एमडी की जो सोच है कि हमको साफ सुथरा सही चीज देना है, वो कृष्णा से कंज्यूमर को मिलता है और जो सर्टिफिकेट है तो उसका एश्योरेंस मिलता है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि बात करें वाराणसी में सभी तबके के लोग हैं, निम्न वर्ग, उच्च वर्ग और मध्यम आय वर्ग वाले, निम्न वर्ग वालों के लिए और मध्यम वर्ग वाले क्या कॉस्टिंग पड़ेगी अफोर्डेबल क्या? कृष्णा डायमंड ज्वेलरी है वो वैसे हर रीजन के लिए और हर ओकेशन के लिए है। मैं ओकेशन की बात करना चाहूँगा क्योंकि लोग जब डायमंड खरीदते हैं उनको ओकेशन में पहनना होता है। कृष्णा की जो रेंज है वो मात्र और मात्र केवल ओनली 5000 रुपीज़ से शुरू हो रही है। तो आज आप सोने की भी अंगूठी लेने जाओ तो वो भी 5000 में नहीं मिलती, लेकिन कृष्णा की डायमंड ज्वेलरी जो अच्छी क्वालिटी है वो क्वालिटी 5000 से शुरू हो रही है। और जब डायमंड की बात करें तो अपर लिमिट तो है ही नहीं, तो हमारे पास 5, 25, 50, 15 लाख तक के नेकलेस है। आपने देख सकें यहाँ पे ही वो सारे नेकलेस है। और कंज्यूमर की जब आप बात करें तो एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे पीछे ही हमारे पास जो है मैंने बताया था वैसे आगे ही कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड उसमें कृष्णा डायमंड ज्वेलरी का नाम आया था कि हिंदुस्तान में केवल एक ही ब्रांड है जो कि तो कंज्यूमर को भी पता चले कि किस तरह से हमारी क्वालिटी है, किस तरह से हमारी मेकिंग है और जो वर्ल्ड हमको रिकग्नाइज कर रहा है वो प्रोडक्ट उन तक पहुँच रही है। MEPSC द्वारा जारी जरदोजी कला में 15 दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण एवं 3 दिवसीय मार्केट एक्सपोजर विजिट कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष वाराणसी श्रीमती पूनम मौर्य जी एवं श्री संतोष साहा जी सीनियर हेड MEPSC द्वारा किया गया। माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जी ने अपने उद्बोधन भाषण में माननीय मंत्री जी एवं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा शिल्पियों के उत्थान के लिए इस तरह के योजना को चलाने के लिए धन्यवाद किया। लक्ष्मी विश्वकर्मा जी ने बताया कि सभी शिल्पियों को प्रशिक्षण उपरांत 45,000 रुपए मानदेय के तौर पर दिया जाएगा। साथ ही सभी शिल्पियों को एक्सपोजर विजिट कराने हेतु बाजार भ्रमण करने के लिए ले जाया जाएगा। घोष कुमार साहब, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ MEPSC को, जो उद्यमिता मंत्रालय के साथ। किस तरीके से महिलाओं आगे? देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके इस कार्यक्रम को भी आज 16 क्लस्टर्स में चला रहे हैं और इनमें हमारा सबसे बड़ा फोकस ही ये है कि जितने भी आर्टिजन्स हैं, तरह तरह के आर्टिजन्स हैं और हर क्लस्टर के आर्टिजन के लिए हमें एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम को डेवलप किया है और इस प्रोग्राम को हम 15 दिवस में चलाएंगे। फिर उनको हम 3 दिन का इंडस्ट्री एक्सपोजर भी देंगे और ये डिफरेंट क्लस्टर में डिफरेंट इसके लिए चलाया गया है। महिलाओं को इसमें सर्टिफिकेट और कमिशन के कोर्स के बाद
इसमें एक सर्टिफिकेट भी प्रदान की जाएगी जो कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से। ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार उसके लिए क्या किया गया, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जाने इस चीज़ के बारे में, उसके लिए क्या किया जाए? ये तो सरकार का एक निश्चित तरीका है, उसमें से ही निकाल के ये 25 लोगों को अभी तक ट्रेनिंग कर रहे हैं। इसके बाद भी आगे प्रोविजंस कैसे होंगे वो सरकार को आगे लेके चलना। मैडम, किस तरह का आयोजन है? आज 15 दिवसीय प्रशिक्षण का कार्यक्रम किया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा यह कार्यक्रम विशेषकर हमारे देश की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए, जो कलाएं, जो हुनर उनमें है, जो बहुत अब विलुप्त भी होता जा रहा है, जिन पे फोकस, उनको प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम के द्वारा जो हमारी कलाएं हैं उनको आगे बढ़ा रहे हैं। और विशेषकर प्रधानमंत्री जी का फोकस है कि कैसे महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए और कैसे उनको आत्मनिर्भर बनाया जाए। और जब तक हमारे देश की महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक हमारा देश का विकास नहीं करेगा। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ऐसी ऐसी योजनाओं के जरिए हमारी बहनों को आगे बढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा लगता है। आज बहनें आगे भी बढ़ रही हैं और स्वयं सहायता समूह जो प्रधानमंत्री बनाए हैं उसके द्वारा भी बहनें आज आत्मनिर्भर हैं और अपने परिवार को संवारने में योगदान दे रही हैं। 15 दिन का कार्यक्रम में किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाएगा, कैसे यहाँ पे प्रशिक्षण दिया जाएगा जरदोजी का, और उनको किट भी दिया जाएगा, उनको नाश्ता खाना और भी सब दिया जाएगा और उनको सिखाने के लिए भी यहाँ पे जो निःशुल्क व्यवस्था की गई है। और 15 दिन बाद जब उनका प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा उसके बाद उनको एक जहाँ पे वो लोग अपने प्रोडक्ट बेच सकें ऐसा भी एक किया जा रहा है, प्रबंध किया जा रहा है। क्या ये सामान वगैरह क्या यहाँ से प्रोवाइड? हाँ, नहीं, ये लोग पूरा प्रोवाइड किया जाएगा। इनको एक पैसा भी खर्च नहीं करना है और पूरा हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार हमारी खर्च करेगी। और मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रधानमंत्री जी का भी और मुख्यमंत्री जी का कि ऐसे आयोजन के जरिए बेटियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनको आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो क्या ये कार्यक्रम शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्र की महिलाओं के लिए है, केवल ग्रामीण क्षेत्र? नहीं, मुझे दोनों जगह के लिए है। शहर के भी लोग इसमें भाग ले सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी भाग ले सकते हैं इसमें आवेदन का क्या तरीका है? आवेदन करने के लिए जैसा कि मैडम ने बताया कि आर्टिजन कार्ड के जरिए भी लोग कर सकते हैं। वाराणसी आज व्यापार मंडल कार्यालय विद्यापीठ रोड वाराणसी में व्यापार मंडल के पुनर्गठन हेतु एक आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें सर्वसम्मति से निम्नलिखित पदाधिकारी का चयन किया गया। पदाधिकारी में मुख्य रूप से अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, महामंत्री विजय अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कोमल सिंह, कोषाध्यक्ष राजू गुप्ता, उपाध्यक्ष विशाल कुमार सिंह, एडवोकेट संगठन मंत्री अंबुज कुमार निगम, सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मालू, सचिव रियाज अहमद, संजय हिटलर, शिव जायसवाल को बनाया गया। सभा में सर्वश्री तिलक राज कपूर, वाराणसी नगर उद्योग व्यापार मंडल के अशोक अग्रहरी, महामंत्री प्रदीप कुमार उपाध्याय, सोमनाथ मौर्य, सुरेंद्र प्रताप सिंह, बल्लू जी, मंजीत सिंह, अतुल कुमार, राजेश कुमार, सुनील कुमार, एडवोकेट प्रभु नारायण पांडे आदि उपस्थित थे। सभा का संचालन अनिल कुमार सिंह ने किया। निर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि हम व्यापारियों की सारी समस्याओं का निदान अविलंब करेंगे और विद्यापीठ के छात्रों द्वारा जो चंदा वसूली का कार्य किया जा रहा है इसके लिए पुलिस कमिश्नर से मिलकर इसका अतिशीघ्र निदान कराएंगे। मैं अनिल कुमार सिंह, अध्यक्ष व्यापार मंडल, विद्यापीठ रोड, धर्मशाला मार्केट, इंग्लिश लाइन। व्यापार मंडल का पुनर्गठन करते हुए एक सभा की गई। सभा में सर्वसम्मति से अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, महामंत्री विजय अग्रवाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष कोमल सिंह, कोषाध्यक्ष राजू गुप्ता, उपाध्यक्ष विशाल कुमार सिंह, एडवोकेट संगठन मंत्री अंबुज कुमार निगम, सूचना एवं प्रसारण मंत्री सुरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मल्लू, सचिव रियाज अहमद, संजय हिटलर, शिव जायसवाल आदि। क्या प्राथमिकता होगी, क्या समस्याएं? इधर की समस्याएं विशेष करके काशी विद्यापीठ के छात्रों द्वारा होता है। इन लोगों द्वारा
व्यापारियों का उत्पीड़न किया जाता है और किसी भी त्यौहार पे, किसी भी उस पे ये लोग मनमाने ढंग से चंदा उतारते हैं। छात्र संघ का चुनाव हो, सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, ये लोग जबरदस्ती चंदा उतारते हैं, मनमानी चंदा उतारते हैं और व्यापारियों के साथ बदसलूकी करते हैं, गुंडई बदमाशी करते हैं, मारपीट करते हैं, सामान लेकर के पैसा नहीं देते हैं। इस तरह की तमाम समस्याओं से यहाँ के व्यापारी पीड़ित हैं और मैं इसके आज से पूर्व में सन 2000 से 2010 के बीच जब भी मैं व्यापार मंडल अध्यक्ष था, उस कार्यकाल में इन लोगों के उस कार्यकाल में हमने लाठी और सीटी का वितरण किया था। उसको इस बार पुनः हम लोग पुनः जो है और लाठी सीटी का वितरण करेंगे और जिससे कि ये व्यापारी अपने सारी इन सारे जो ये लोग जो विद्यापीठ के छात्रों द्वारा गुंडई बदमाशी की जाती है, इसके खिलाफ जो है व्यापार मंडल सारे क्षेत्र के सारे व्यापारियों को लाठी सीटी का वितरण करेगा, जिससे कि व्यापारी अपनी आत्मरक्षा करेंगे। और कानूनी सहायता नहीं लेंगे? कानूनी सहायता तो हम लोग बिल्कुल लेंगे ही, लेकिन ये व्यवस्था इसलिए की जा रही है कि तत्काल अगर कोई घटना हो तो हर व्यापारी को निर्देश रहेगा कि अगर कोई घटना किसी के दुकान पर होती है तो वो सीटी बजाएंगे और जिससे कि उसके बाद बगल वाला सीटी बजाएगा, उसके बाद हर सीरियल वाइज हर दुकानदार सीटी बजाते हुए लाठी लेकर के और मौके पे पहुंच के वहाँ पर जो है उसको घेर के पुलिस को सूचित करते हुए उसको घेरेंगे और पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा उसको। और व्यापारी से क्या कहना चाहिए? आपको चुना गया, आप इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम हमेशा आपके साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। हर समस्या का समाधान हम लोग करेंगे। हम आपके साथ हैं और कितनी भी कठिन परिस्थिति रही हो, कुछ भी होगा, हम लोग सरकार द्वारा MSME में किए गए बदलाव को लेकर संगोष्ठी का किया गया आयोजन। सरकार द्वारा MSME में किए बदलाव से टेक्सटाइल उद्योग पर आए संकट को लेकर बनारसी वस्त्र उद्योग एसोसिएशन वाराणसी द्वारा मैदागिन गोलघर स्थित परारकर स्मृति भवन में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में मुख्य वक्ता के रूप में सुप्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट GT दुबे ने अपने विचार रखे। वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। आज किस तरह का कार्यक्रम का सेमिनार का आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम का? भैया, जो सरकार का एक नया कानून आया है, वो कानून वैसे तो 1/4/2023 से MSME के, तो MSME में सरकार का ये कहना है कि जो मध्यम और लघु उद्योग हैं उनको, जो MSME में रजिस्टर्ड हैं, उनको 45 दिन के अंदर पेमेंट देना है और अगर आप 45 दिन में पेमेंट नहीं देते तो जितनी भी रकम आपकी परचेज की है वो आपके प्रॉफिट में जोड़ दी जाएगी। व्यापारियों को कहाँ तक इससे लाभ है और क्या नुकसान है? भैया, अभी तक तो व्यापारियों को, जो हम होलसेलर हैं, उनको तो कोई लाभ नहीं नज़र आ रहा है। वो लाभ इसलिए नज़र नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे व्यापार की एक टेंडेंसी रही है कि हम लोग 3 महीने से 6 महीने तक का उधार माल बेचते हैं और अब उसी हिसाब से हमारी परचेज भी होती है। और अब सरकार का कहना ये है कि 45 दिन के अंदर आपको पेमेंट करें, तो ये कहाँ से हमारा पेमेंट आएगा नहीं, इसलिए कि हम जो है ट्रेडर हैं, ट्रेडर को पेमेंट आएगा नहीं लेकिन हमें पेमेंट देना है, तो उसका अरेंज करना एक बहुत बड़ी मुसीबत है। उसके अलावा भी बहुत सी इसमें क्रिटिकल बातें हैं जो कि हम व्यापारियों के लिए उचित नहीं लग रही हैं। अब निराकरण के लिए बातचीत हो सकता है, हम लोग सरकार से जो है अपनी गुहार लेके जाएं, उनसे बातचीत करें और उसमें कुछ सुधार जो हो सकता है उसको करें, यही हम लोग चाहेंगे।